So, hello friends, my name is Amit and I am pursuing MBBS from a government medical college in Bihar. Okay, in this video, we're gonna talk about some questions of biology, which is from chapter Human Respiration. Okay, सारे questions NCERT based हैं, but they are new and conceptual. Okay, so let's start solving the each and every questions. Okay, मैं आपको हर एक क्वेश्चंस का जो है वो उसको एक्सप्लेन करूँगा एंड उसके सही सॉल्यूशंस को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन नंबर 1, which is a patient who has arrived at a clinic is experiencing a shortness of breath along with cough and minute chest pain. Which of the following might be the most possible cause of patient symptom? अब देखो, पहली बात ये है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है. तो जैसे ये वर्ड आया ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसका मतलब ये है कि लंग्स के अंदर पूरी तरह से हवा जो एयर वो फिल नहीं हो रही है. इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं. जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में आता है वो ये होता है कि जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो कम है या इतना ज़्यादा है कि वो जो बाहर का एयर उसको अंदर नहीं आने दे रहा है. ओके, सो इस बेसिस पे हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है ना, कि इंक्रीज इन इंट्रा प्लूरल प्रेशर ऑफ द लंग्स दस रिड्यूसिंग द एक्सटेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सफिशिएंट रेस्पिरेटरी गैसेस. तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर का मतलब होता है कि जो प्लूरा के दो लेयर होते हैं ना लंग्स के बाहर में, उसके बीच में जो प्रेशर होता है, अगर वो मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा तो लंग्स के वॉल पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा और इससे होगा क्या कि जो लंग्स है वो प्रॉपरली डायलेट नहीं कर पाएगा, है ना. जो अब बाहर की से जो एयर अंदर आ रही है जिससे लंग्स की वॉल्यूम बढ़नी है, वो लंग्स पूरी तरह से अपने वॉल्यूम की मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम तक नहीं एक्सपैंड कर पाएगा. एंड इस रीज़न से क्या होगा कि पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा. एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन द पेशेंट विल स्टार्ट गैस्पिंग एंड गैस्पिंग मोर. सो दैट्स वाई शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एक सिम्टम आती है. उसके साथ में चेस्ट पेन और कफ. तो कफ जो है वो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप मतलब ब्रेथ में शॉर्टनेस आ रही है तो उस वजह से जो है हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन कम होगी. तो अगर पेशेंट थोड़ा सा अगर ओल्ड एज पेशेंट है तो ही विल बी टुवर्ड्स इस्चेमिक कंडीशन, उसको इस्चेमिया हो सकता है जो कि नॉर्मल है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन सम पार्ट ऑफ द टिश्यूज ऑफ द हार्ट. एंड उसका रीज़न क्या है, सिंपली लैक ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ बिकॉज ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड विच इज़ बिकॉज ऑफ द improper dilation and inflation of the lungs because of this increase in pressure of the intrapleural membrane. Okay, so that's why we can say option number 4 is correct. Now why options rest are wrong? देखो, WBCs का अगर काउंट घट जाएगा तो इससे क्या उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आएगी? ऐसा नहीं है. WBC का घटने का मतलब है कि इसको इम्यून रिस्पॉन्स वीक होगा तो पेशेंट विल बी मोर प्रोन टुवर्ड्स मोर एंड मोर अदर इन्फेक्शंस. उसको ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ वो इमीडिएट कॉज उसका नहीं होगा, ठीक है ना. हम बात कर रहे हैं इमीडिएट कॉज का. पेशेंट विल मस्ट हैव गॉन मेंटल ट्रॉमा. नहीं, मेंटल ट्रॉमा से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये एंग्जाइटी डिप्रेशन जो है वो हो सकती है, बट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो होता है ना, ये इमीडिएट उसका बहुत रेयरली देखा जाता है, नहीं होता है. रप्चर ऑफ आउटर पेरिकार्डियल लाइनिंग ऑफ द लंग्स. तो भाई सबसे पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही गलत है कि लंग्स में पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती नहीं है. पेरिकार्डियल तो हार्ट में होती है, ठीक है. तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो द फिगर शोज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद लेबल्स A, B, C and D. सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव्स करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड 1 कैरेक्टरिस्टिक. सो इसमें देखो, इसमें 4 लेबलिंग है, ठीक है. हमें चारों लेबलिंग को देखना है कि कौन सा करेक्ट लेबलिंग है और उसकी जो फंक्शन है, फीचर है, उसको जो कैरेक्टरिस्टिक है वो करेक्टली मैच्ड है या नहीं है. चलो डी चेक करते हैं, ठीक है. तो डी क्या है, डायफ्राम है. यस, डी डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम है. इट्स रिलैक्सेशन कॉजेज डिक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. सो यस, इट सीम्स करेक्ट. लेट्स चेक, ठीक है. देखो, डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम की अगर बात करेंगे तो इसका शेप होता है ऐसा, है ना. दिस इज़ द नॉर्मल शेप ऑफ द डायफ्राम. तो अगर ये नॉर्मल स्टेट में है तो ये इस तरीके से है. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा, फ्लैट, ठीक है, फ्लैट हो जाएगा. एंड आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन जब ये वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में जाएगा विच इज़ नोन एज रिलैक्सेशन, तो ये फिर से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यू शेप हो जाएगा. नाउ ऐसे होने से क्या हो रहा है ना कि इंट्रा पल्मोनरी मतलब जो लंग्स के अंदर की जो कैविटी है, जो लंग्स के अंदर की प्रेशर वॉल्यूम है, वॉल्यूम घटेगी, राइट. अगर वॉल्यूम घटेगी तो प्रेशर इंक्रीज करेगी, है ना, बिकॉज वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. किसी पर्टिकुलर चैम्बर के लिए प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड है. तो अगर रिलैक्सेशन हो रही है डायफ्राम की तो उसे क्या होगा कि लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो घटेगी, वो वॉल्यूम घटने से प्रेशर बढ़ेगी. सो वी कैन से कि जो डिक्रीज वर्ड लिखा हुआ है ये गलत है, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ रॉन्ग, ठीक है.
Check B is larynx. So B is larynx. Yes, B is larynx. It produces sound and opens into trachea through pharynx. नहीं, ये wrong statement है. Actually में pharynx के बाद larynx आता है ना? तो pharynx opens into trachea through larynx. तो ये statement ही गलत है. That's why option 2 is also wrong. Let's check option number 4, which is known as trachea. Yes, A trachea है. A straight tube that is supported by incomplete fibrous rings. ना ये दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट. इनकम्प्लीट फाइब्रस रिंग्स नहीं होते हैं. हाँ, इनकम्प्लीट रिंग्स होते हैं, स्ट्रेट ट्यूब भी होता है, लेकिन इसमें कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, है ना. इसमें कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, फाइब्रस रिंग्स नहीं होते. दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर 3 इज़ ऑल्सो रॉन्ग. सो ऑप्शन 4 बच गया हमारा. एपीग्लॉटिस, अ थिन इलास्टिक फ्लैप made of specialized connective tissue covers glottis while swallowing. It is totally right. एपीग्लॉटिस जो होती है ना, वो एक खास तरह की जो इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो कि ग्लोटिस को कवर करती है वाइल स्वॉलोइंग. सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट. ठीक है, लेबलिंग ही करेक्ट है और इसकी जो फंक्शन है, जो फीचर है, वो भी करेक्ट है. तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question says कि a person after running vigorously for 10 kilometers gets exhausted and starts breathing heavily. His breathing rate increases to 30 per minute. Which of the following may be the most possible cause for such condition? तो देखो, अगर नॉर्मल से ज़्यादा हो गया ब्रीदिंग रेट, तो ऑब्वियस ही बात है कि ही मस्ट बी डूइंग सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज, सम विगरस रनिंग, जो कि वो कर रहा है पर्सन. हमसे पूछा है कि इसका रीज़न या मोस्ट पॉसिबल कॉज क्या है. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ हमारे माइंड में आता है कि अगर कोई पर्सन अपने नॉर्मल स्टेट से जो नॉर्मल रेट से ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि बॉडी के अंदर जो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन है वो बढ़ गई है, एंड बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज और विगरस रनिंग मसल्स को O2 चाहिए. दैट्स वाई ब्रेन सिग्नल करेगा लंग्स को टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, टू स्टार्ट गैस्पिंग मोर एंड मोर. तो हमें याद करना है कि ब्रेन के अंदर कौन से 2 सेंटर्स होते हैं जो कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं, जो ब्रीदिंग के रेट को कंट्रोल करते हैं. तो 2 सेंटर्स प्राइमरीली होते हैं. फर्स्ट इज़ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इन मेडुला, एंड दूसरे होते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन द पॉन्स. अब जो प्राइमरीली रिस्पॉन्स होता है ना, वो आता है फ्रॉम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एंड उसको भी इफेक्ट करने वाला, उसको भी कुछ सिग्नल देने वाला एक सेंटर होता है कॉल्ड एज न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, जो कि बाद में काम आता है. जैसे हम ऑप्शन 2 देखें ना, सो इट इज़ सेइंग दैट न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक, इट विल बी न्यूमोटैक्सिक. ठीक है, नॉट न्यूमेटिक नहीं होगा, यहाँ पे न्यूमोटैक्सिक होगा. न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन टू द रिदम सेंटर ऑफ मेडुला. ये एक रीज़न सही हो सकता है. ओके, लेट्स चेक अदर ऑप्शंस, वी विल एलिमिनेट अदर ऑप्शंस एज वेल. तो ये हो सकता है कि जब द पर्सन इज डूइंग विगरस एक्सरसाइज, ठीक है, जब एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पे वो नॉर्मल से ज़्यादा रेट होता है, तो उसको एक सेंटर होती है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो मेडुला को सिग्नल देती है कि टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंस्पिरेशन, ओके, टू डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. ठीक है, तो अगर इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम करोगे तो जो रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. मीन्स द पर्सन विल स्टार्ट गैस्पिंग मोर एंड मोर, उसकी रेट इंक्रीज कर जाएगी. जो रेस्ट ऑप्शन है उसको देख लेते हैं. इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट, तो नहीं, कार्डिक आउटपुट का इंक्रीज होना उसका रिजल्ट है, कॉज नहीं है. ठीक है, ऑप्शन 3 देखोगे तो केमिकल सिग्नल फ्रॉम ऑर्टिक ऑर्च. सो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल सिग्नल नहीं होता. ठीक है, केमिकल सिग्नल नहीं होता एक्चुअली में. वहाँ पे यहाँ पे होते हैं बेसिकली ऑर्टिक ऑर्च में ना, वहाँ पे होते हैं बैरोरिसेप्टर्स. ठीक है, तो प्रेशर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से वो एक्टिवेट होते हैं, तो वो ऑब्वियसली दे आर नॉट केमिकल सिग्नल्स, दे आर न्यूरल सिग्नल्स फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड डिक्रीज इन PO2, ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जब जो पर्सन है अगर विगरसली रन करेगा, उसके बॉडी को O2 चाहिए होगा, तो बिकॉज ऑफ विगरस एक्सरसाइज ब्लड के अंदर CO2 के लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसी की वजह से O2 की डिमांड बढ़ जाती है. तो प्रेशर ऑफ POCO2 शुड टेक्निकली इंक्रीज नॉट डिक्रीज. सो ऑप्शन नंबर 3 इज परफेक्टली, इट इज़ टोटली रॉन्ग. ओके, ऑप्शन 4 है कि सिगरेट स्मोकिंग माइट हैव कॉज ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन. देखो, स्टेटमेंट सही है, बट ये यहाँ इस कंडीशन में, सिचुएशन में जो है वो सही नहीं बैठ रहा है. पेशेंट रनिंग कर रहा है, उसको एग्जॉशन हो चुका है, दैट्स वाई हमें सिगरेट स्मोकिंग करता है, एंड बिकॉज ऑफ ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन ही इज सफरिंग फ्रॉम दैट. सो दिस थिंग इज़ नॉट सूटेबल इन दिस सिचुएशन. सो वी शुड नॉट कंसिडर ऑप्शन नंबर 4. टेक्निकली एंड फिजियोलॉजिकली एस्पेक्ट्स से हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सबसे बेस्ट है, विच इज़ कॉल्ड न्यूरल सिग्नल फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर ऑफ द पॉन्स मस्ट कंट्रोल द मेडुला. ठीक है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दैट्स व्हाई द पर्सन इज स्टार्टिंग गैस्पिंग हेवीली, ओके, एट द रेट ऑफ 30 per minute. So this was this question. So option number 2 is right. So let us move to the next question. Okay, see here. Next question is a person reaches to a high altitude place about 2000 meters from the sea level. Soon he starts feeling nausea and gasps heavily. Which of the following correctly justifies his physiological response to the changed environmental conditions?
तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पर्सन अगर किसी हाई एल्टीट्यूड पे गया है तो इसका मतलब ये है कि इसका एडेप्टेशन होगा टू गैस्प हेविली. गैस्पिंग इज जस्ट एन फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन टुवर्ड्स डिक्रीज इन सर्टेन नॉर्मल कंडीशन. अब चूंकि पता है कि हमें कि एट हाई एल्टीट्यूड द PO2 डिक्रीजेज, दैट्स वाई द ब्रेन ट्राइज टू गिव सिग्नल टू द लंग्स सो दैट कि वो जो O2 डिमांड है हमारी बॉडी का वो फिलफिल होती रहे. उसके लिए क्या होता है कि जो न्यूरोटॉक्सिक सेंटर होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और वो इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को कम कर देती है. मींस वो इंस्पिरेशन के रेट को इंक्रीज कर देती है, विच मींस जो पर्सन है वो गैस्प्स हेविली, वो पर्सन स्टार्ट ब्रीदिंग हेविली. ठीक है, तो गैस्पिंग का जो सिम्टम है, जो गैस्पिंग का जो कंडीशन है, वो सिंपली यही बताता है हमें कि जो सम सेंटर ऑफ द पॉन्स इज एक्टिवेटेड एंड वो वेंटिलेशन के रेट को इंक्रीज कर रहा है. तो दैट्स वाई ऑप्शन 1 इज़ परफेक्टली करेक्ट. नाउ जो ऑप्शन 2 है ना, which says कि increase CO2 and H+ in the blood triggers the sensitive area of the aortic arch and carotid artery. The statement seems correct कि हो सकता है कि CO2 और H+ जो है वो ब्लड जो है वो अपने वॉल को ट्रिगर कर रहा है, वहाँ से वहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो रहे हैं और इस वजह से रेट इंक्रीज़ हो रहा है रेस्पिरेशन का. द स्टेटमेंट सिम्स करेक्ट, बट चूँकि हम जानते हैं कि उस PO2 वाली कंडीशन में क्या होता है कि पर्सन की रेट ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाती है पहले ही. गैस्प हेविली बिकॉज ऑफ द प्राइमरी सिग्नल इज न्यूरोटॉक्सिक सेंटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्लड के अंदर CO2 की लेवल्स उतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं होते. इट इज़ ऑब्वियसली नॉर्मल. ठीक है, एंड वो नॉर्मल होते हैं जिस वजह से वो प्रेशर एग्जर्ट नहीं करते हैं टू द सेंसिटिव एरिया ऑफ ऑरोटिक आर्च, जिससे कि ये ऐसा रिस्पॉन्स आ सके टू गैस्प हेविली. सो हमें ये समझना होगा कि जब भी पर्सन रीचेज अ हाई एल्टीट्यूड, द प्राइमरी रीज़न, जो पहला रीज़न होता है, इट इज़ द एक्टिवेशन ऑफ न्यूरोटॉक्सिक सेंटर ऑफ द पॉन्स, जिससे वेंटिलेशन का रेट इंक्रीज होता है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट. ओके, द पर्सन इज़ फियरफुल ऑफ हाई एल्टीट्यूड. तो ये रीज़न जो इमीडिएट नहीं होता, इफ़ ही इज़ सो मच फियरफुल सो ही मस्ट हैव गॉन थ्रू एंग्जाइटी, बट ये रीज़न मतलब एक रीज़न रेयर है या फिर रीज़न जो है वो नॉर्मल नहीं होता. इट इज़ वी आर कंसर्न अबाउट द फिजियोलॉजिकल रीज़न. ठीक है, हमें देखना है कि फिजियोलॉजी क्या कहती है. तो फिजियोलॉजी में फियरफुल होना इट्स जस्ट अ मेंटल डिसऑर्डर, मे बी द पर्सन इज़ हैविंग फोबिया, सो उस वजह से भी वो रेट हो सकती है ज़्यादा, बट दैट्स नॉट अ normal condition. That is something abnormal which is rare and which is not physiological in terms of the question. Now option 4 बोलोगे signals from the midbrain causes hyperventilation in the brain. नहीं, midbrain नहीं cause करता, it is from medulla which is a part of hindbrain. Okay, so it is wrong. So option number 1 is correct. Now let us move to the next question.